हेलो क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 9 की बात करेंगे। कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर हमने बताया था कि उसकी अक्ष पर मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उसके सामने कहीं बिंदु पर पीछे हो सकता है, और निरक्षीय स्थिति पर बताया था कि उसके लंबवत। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि वही चीज़ आज हमें काम आने वाली है। ठीक है, अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो अच्छी, चलो इसको डायरेक्ट बात करेंगे। हालांकि अब तीसरा डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसी भी बिंदु की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। ये हमारा -q आवेश हो गया, ये हमारा +q आवेश हो गया। इनके मध्य की दूरी हमारी कितनी है, 2l है। मध्य बिंदु कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा O यहाँ पे, ये हमारी L दूरी है, ये हमारी L दूरी है। अब इस चीज़ को हमें अज्यूम करके चलना है, हेडिंग डाल देना, फिर चित्र क्योंकि बनाना पड़ेगा तो ये चित्र बड़ा बनेगा तो इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ सोचो कि एक वैद्युत द्विध्रुव कहीं पे रखा है, उसके कारण अगर अच्छी स्थिति पर बात करता है तो यहाँ पे या यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। निरक्षीय स्थिति की बात करता है तो इसके ऊपर, ठीक है, लंबवत की बात करते हैं। लेकिन किसी भी बिंदु पर बात कर रहा है तो वो कोई पर्टिकुलर कहीं स्पेस में कोई बिंदु हो सकता है। अब पर्टिकुलर स्पेस की अगर बात करते हैं तो ना तो वो इसकी अच्छी स्थिति पर है, अगर ये बिंदु यहाँ पे है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रखा है, तो ना तो ये इसकी अच्छी स्थिति पर है, ना ही इसके लंबवत में है। ठीक है, तो इस चीज को अज्यूम करके चलना कि वही बिंदु हम लेके चल रहे हैं। कि पर्टिकुलर स्पेस में कहीं पे इससे कितनी दूरी पर हम मान लेते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये चीज समझो कि अगर हमें यहाँ पे निकालनी है तो इसके हमें दो कंपोनेंट करने पड़ते हैं। एक कंपोनेंट हमें इसका वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा करना पड़ेगा कि वो हमारा क्या आ जाए, अच्छी स्थिति पे आ जाए। अच्छी स्थिति पे मतलब कि ऐसा कुछ कंपोनेंट हम लोग कर लें। एक कंपोनेंट हम इसका ऐसे करते हैं कि इसका कंपोनेंट ये ऐसे हो जाए तो ये हमारा किस में आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति में आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कि अच्छी स्थिति में हमारा कैसे आएगा कि ये चीज हमारी जो है वो हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा हो जाए। ठीक है, इस चीज को सोच के चलना पड़ेगा हमें। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, एक कंपोनेंट हमारा ऐसे होगा, एक कंपोनेंट हमारा ये जो ऐसे रखा है इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये हमारी इसकी कहाँ पे आए, हमारा निरक्षीय स्थिति पे। एक हमारा इसकी सीध में आए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके जब हम कंपोनेंट करते हैं तो जो कंपोनेंट आते हैं वो हमारे कुछ ऐसे आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसको हमने थीटा कोण पर घुमाया है, कितने कोण पर घुमाया है, थीटा कोण पर, तो ये थीटा कोण हो जाएगा। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम निरूपित किससे करते हैं, हमें पता है ऑलरेडी, किससे निरूपित करते हैं, P से। तो जो इसकी अच्छी स्थिति पर इस P बिंदु को कुछ और नाम दे देते हैं हम लोग, इसको x दे देते हैं। ठीक है, x पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
अब अगर हमने इसको वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर, मान लो ये थीटा कोण पर रखा था, ये ऐसे रखा था, ठीक है, इसको हमने थीटा कोण पर घुमाया। थीटा कोण पर घुमाने से ये हमारा किस में आ रहा है, अच्छी स्थिति में। तो इस वैद्युत ध्रुव का अगर मान P है तो ये हमारा क्या हो जाता है अच्छी स्थिति में, P cos थीटा हो जाता है। अच्छा, अब ये चीज समझो कि ये कंपोनेंट और जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इसके हमने दो कंपोनेंट किए हैं, एक ये कंपोनेंट किया है, दूसरा कंपोनेंट ये किया है। मार्कर से हम समझा देते हैं। देखो मान लो ये चीज हमारी ऐसे थी, ठीक है, इसको घुमा के हमने कुछ इस प्रकार रखा कि एक कंपोनेंट हमारा ये बन जाता है, एक कंपोनेंट हमारा ये बन जाता है। जो नेट था हमारा वो हमारा किसी इसी प्लेन पे था। इस चीज को समझना हमें कि अगर कोई चीज एक प्लेन पे पड़ी है तो प्लेन में हम क्या कर सकते हैं, उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एक्स अक्ष में, एक वाई अक्ष में। इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा हमें। तो एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया जो अच्छी स्थिति में बात कर रहे हैं, एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया जो निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए ये जो बिंदु है ये समझो कि ये बिंदु यहाँ पे है, तो इसके लिए तो ये अच्छी स्थिति में हो गया। अगर इस कंपोनेंट को उठा के थोड़ा सा यहाँ पे ले आए तो इसके लिए ये कहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये P cos थीटा हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हमारा, P sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब बात करते हैं अगर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति में हमें ध्यान होना चाहिए, हमारा क्या आया था 2kp/r क्यूब। और निरक्षीय स्थिति में अगर बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या आया था, kp/r क्यूब। ये आया था कि नहीं आया था, ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अक्षीय स्थिति में हमारा कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट हमें दिख रहा है, P cos थीटा। ठीक है, तो बात करते हैं बिंदु x पर द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करते हैं तो वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। और इस कंपोनेंट के कारण अगर बात कर रहे हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी समथिंग कैसी होती है, कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, और अगर इसके कारण हम बात करते हैं तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। तो एक हमारा ये वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ये कितना है हमारा, अच्छी स्थिति के कारण कितना, E1। निरक्षीय स्थिति के कारण हम मान लेते हैं कितना है हमारा, E2। तो E1 की अगर बात करते हैं तो E1 देखो, समझो क्या लिखेंगे यहाँ पे, होता क्या है अच्छी स्थिति में 2kp/r क्यूब, ये तो हमें पता है। तो 2k तो ऐसे रहने दो, P होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव का कार्य कौन कर रहा है, P cos थीटा। तो 2kp cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r क्यूब। दूरी उतनी ही है, r है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस कंपोनेंट से भी हमारी दूरी उतनी ही रहेगी। अभी हम अज्यूम करके बता रहे थे कि मतलब कि एक चीज ऐसे, एक चीज ऐसे, तो इस चीज को अगर हम बात करें यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, फिर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, तो बात तो वही है ना, इस प्लेन से बात करें चाहे इस पॉइंट से बात करें, दूरी हमारी क्या रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। चित्र नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। चित्र इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन
इतना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है फिर भी, ठीक है। दो तीन साल में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बिंदु x पर इसी प्रकार द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम मान लेते हैं वो कितनी है, हमने माना था चित्र में ही माना था E2, ठीक है। वो कितना आएगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर, यही आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज में बताओ कोई डाउट, ठीक है। आता है बिंदु x पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम डेरिवेशन भी कर रहे हैं। समझना केवल इतना है, वो चित्र अगर बना देंगे, अगर मान लो उसमें थोड़ा सा जंक्शन तो है ही, देखो अब ये चीजें हमें दिखती नहीं है कहीं पे भी संसार में ना, हम बता सकते हैं कि डाइपोल ऐसा होता है, डाइपोल ऐसे मुड़ गया तुम्हारा, ठीक है, द्विध्रुव जो है वो ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो उस चीज को हम नहीं बता सकते हैं क्लियरली। लेकिन अब कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जिसे चित्र हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा, ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा। नेट वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वही हमसे पूछता भी है। तो अगर नेट की बात करें तो ये चीज समझो कि एक कंपोनेंट हमारा ऐसे था, एक कंपोनेंट हमारा ऐसे था, ये E1 था, ये E2 था, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा था, 90 डिग्री का बन रहा था। तो जो रिजल्टेंट आएगा ई नेट की अगर बात करें तो वो इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हमें आता है, क्या होता है, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा जो ई नेट आएगा वो हमारा कितना आएगा, देखो अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। हालांकि करने को हम आगे 2E1 E2 cos थीटा भी लिखे दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन कोण उनके बीच का कितना रखेंगे अपन, 90 डिग्री, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ई नेट की अगर बात करते हैं तो ई नेट हमारा देखो, अभी तो इसको ऐसे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 पूरा प्रोसेस के साथ करते हैं, ठीक है। अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू cos 90 की वैल्यू 0, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा हमारा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा, ई नेट के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर वाला नोट कर लो, फिर निकालें इसको, हो गया। देखो ई नेट की बात करते हैं तो ई नेट हमारा जो है, ये तो हमें पता ही है, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 हमारा कितना था, 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर, ठीक है। E2 हमारा कितना था, kp साइन थीटा बटे r क्यूब का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ई नेट की अगर बात करते हैं तो देखो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर क्या हो जाएगा 6। नीचे का नोट कर लो फिर मिटा दें, हो गया। देखो
तो अगर बात करते हैं ई नेट की, तो ई नेट बराबर क्या होता है, 4 सॉरी पहले कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, दोनों से क्या मिल रहा है हमें, कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 से अगर बाहर निकाले तो ये क्या निकलेगा, के पी अपॉन आर क्यूब। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अच्छा इस 4 कॉस स्क्वायर को हम तोड़ के लिखते हैं, तो इसको हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा तो यही है, कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया हमने, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ई नेट। द्विध्रुव के कारण किसी भी स्पेस में, मतलब स्पेस में क्या, मतलब कि हवा में कहीं भी कोई बिंदु दे दे तो उसके लिए हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो अगर वो बिंदु अच्छी स्थिति पर दिया होता, क्या अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति पर हमें पता है कि वहां पे थीटा कितना होगा हमारा, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस चीज को समझो। और cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1, तो 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से अगर अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, 2kp अपॉन आर क्यूब। देख लो, इस चीज को नोट भी कर लेना, तो नोट कर लो फिर आगे बता दे। इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, अच्छी स्थिति में हो चाहे निरक्षी स्थिति में हो, हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इससे पूछता भी है क्वेश्चन कभी कभी कि इससे जो है अच्छी स्थिति का जो सूत्र है वो कैसे निकलेगा, वो निरक्षी स्थिति का सूत्र कैसे निकलेगा, तो देखो देख लेते हैं हम लोग। केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट। यदि x जो है वो कहाँ पे होता, अच्छी स्थिति पर होता, तो क्या होता, cos थीटा बराबर हमें पता है तब क्या होता, 0 डिग्री होता। जाहिर सी बात है, अच्छी स्थिति पर मान लो ये डाइपोल रखा है, द्विध्रुव रखा है यहाँ पे, तो अच्छी स्थिति पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई बिंदु होता, यहाँ पे बिंदु होता, तो उसके लिए एंगल कितना होता, 0 डिग्री होता कि ना होता। cos थीटा 0 रखते हैं, तो ई नेट बराबर अगर निकाले हैं तो ये के पी अपॉन आर क्यूब ऐसे रहने वाला है। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0, ये के पी अपॉन आर क्यूब तो आएगा ही आएगा। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 आता कि ना आता, 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 हो जाती, तो अंडर रूट 4 के पी अपॉन आर क्यूब, या बात क्या आती है हमारी, 2kp अपॉन। ये देखो फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं, ऑलरेडी पता है, अच्छी स्थिति में होता है। अच्छा निरक्षी स्थिति में बात कर लेता तो केस 2 की बात कर लेते हैं, हो गया, नोट कर लो। केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड, यदि x निरक्षीय स्थिति पर होता तो क्या होता, निरक्षीय स्थिति पर होता तो ई नेट जो है वो हमारा कितना आता, फॉर्मूला तो वही हमारा रहेगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3, निरक्षीय स्थिति पर देखो समझो, निरक्षीय स्थिति पर बात करते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर कहीं बिंदु होता तो वो एंगल कितना रखते हैं, 90 डिग्री, तो 3 कॉस स्क्वायर क्या हो जाता, 90 डिग्री, थीटा बराबर ब्रैकेट में लिख लेना क्या है, 90 डिग्री।
तो ये के पी अपॉन आर क्यूब ऐसे ही रहता, अंडर रूट के अंदर 1+3 cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो ये कितना बचता के पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर 1+0, तो क्या आता के पी अपॉन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक मिनट वीडियो देख ले। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट डेरिवेशन है इस यूनिट का, फिर इसके बाद ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखो क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, हेडिंग लगाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण लिख सकते हो, या लगने वाला बल आघूर्ण हम डायरेक्टली लिख देंगे। टॉर्क, टॉर्क हमें बताना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई चीज मतलब कि कोई डाइपोल रखा है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, जो उसको टॉर्क होता है मतलब किसी चीज को घुमाने वाला बल। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं फिगरली। ये तो हमारा एक समान क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसको हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। अब यहाँ पे एक हमारा क्या रखा है, डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू। वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो धनावेश से होती है ऋणावेश की तरफ। इस चीज का ध्यान रखना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ठीक है, अच्छा ये हमारा सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं O है, यहाँ से ये जो लंबाई है वो L है, और यहाँ से ये जो लंबाई है वो क्या है, L है। टोटल लंबाई हमारी कितनी है, 2L है। अच्छा, हमें पता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो तो उस आवेश पर जो बल लगता है वो कितना लगता है, F बराबर QE के बराबर लगता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अगर धनावेश पर बात करें कि धनावेश पर जो है वैद्युत बल वो किस तरह कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो वैद्युत बल जो होगा वो धनावेश को क्या कर रहा होगा, जो धनावेश है वो यहाँ पे रखा है, सिंपली समझो, और यहाँ पे जो धनावेश रखा होगा यहाँ पे क्या रखा होगा, ऋणावेश रखा होगा। तो धनावेश को ऋणावेश अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, या धनावेश ये जो होगा ये इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा तो इस पे जो एक बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इस चीज का ध्यान भी रखना कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, क्या इस पे धनावेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पे भी अज्यूम कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तभी तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अच्छा, ये प्लस आवेश इस माइनस क्यू को खींचने का काम कर रहा होगा, ये माइनस माइनस को क्या रिपेल करने का, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, वो उधर भागने की कोशिश करेगा। अब इस चीज को अपनी तरफ से अज्यूम करके चलो कि मान लो कोई चीज इसे रखी है, इसको एक लोग इधर से खींचे, इधर से इसे खींचे, तो ये चीज हल्का सा रोटेट होना स्टार्ट होगी, ये चीज इधर से खींच रही, तो ये धीमे धीमे क्या होने लगेगा, हमारा जो है मार्कर रोटेट होने लगेगा। तो उसी प्रकार इस वैद्युत द्विध्रुव में भी होता है। होता क्या है कि ये जो द्विध्रुव होता है वो हमारा रोटेट होने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, अब उसी जो रोटेट होने पे टॉर्क लग रहा है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है।
पहले तो हम बला गुण का फॉर्मूला की बात करते हैं। तो बला गुण जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, हाँ दूरी कौन सी लेते हैं इस चीज का समझ लो। ठीक है, दूरी कौन सी लेते हैं ये चीज का समझो कि दूरी हम हमेशा मान लेते हैं ये जो बला हमारा द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर मुड़ा हुआ रखा है। यहाँ पे ये जो दूरी लेते हैं वो बल के लंबवत दूरी लेते हैं। कौन सी दूरी? बल के लंबवत दूरी लेते हैं। अच्छा, बल जो है वो इस तरफ लग रहा है तो इसके लंबवत दूरी हमारी कौन सी होगी? यही वाली होगी। इसमें भी देखो बल इस तरफ लग रहा है, लंबवत दूरी ये होगी, इसी कारण त्रिभुज बनाया है। और हमारा त्रिभुज बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, ये एंगल थीटा माना है हमने, तो एल का अगर कंपोनेंट करें तो ये देखो क्षैतिज के साथ वाला है तो ये क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। और ये वाले की बात करते हैं तो एल साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये थीटा तो यहाँ पे ये भी थीटा, तो ये हमारी क्या? एल कॉस थीटा। ये हमारी फिर से देखो क्या हो जाएगी? एल साइन थीटा। अच्छा, इस आधे पे जो है बलागुण वो नीचे की तरफ लगेगा, इस आधे पे बलागुण ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो यहाँ पे नेट बलागुण लगेगा वो हमारा कितना लगेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 के बराबर लगेगा। हालांकि टाउ 1 और टाउ 2 हमें नहीं पता है कितना है। तो टाउ 1 की बात करते हैं तो ऊपर से जो लगने वाला बलागुण है इसको हम कंसीडर कर लेना, ये कितना है? टाउ 1। नीचे से जो लगने वाला बलागुण है इसको हम कंसीडर कर लेना है टाउ 2 है। तो टाउ 1 हमारा क्या होगा? फॉर्मूला अभी बता चुके हैं, आर क्रॉस एफ। आर दूरी कितनी है? एल साइन थीटा। क्रॉस हमको क्या बताता है कि सदिश राशि होती है, लेकिन हमें यहाँ सदिश से मतलब नहीं है, हम इसको डायरेक्ट परिमाण निकालना चाहते हैं कि नेट बलागुण कितना लगेगा। एल साइन थीटा, बल कितना देखो लग रहा है यहाँ पे? क्यू ई, प्लस इसमें भी देखो एल साइन थीटा और बल कितना? क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा? 2QEL साइन थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ना हो गया? नोट कर लो, ऊपर का मिगाड़े दे रहे हैं हेडिंग। देखो टाउ नेट जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे 2QL, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो PE साइन थीटा आता है हमारा क्या? फॉर्मूला। या इसको एक चीज समझो कि अगर कहीं पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा है तो उसको हम क्या लिखते हैं? AB साइन थीटा। एन कैप भी लगाते हैं लेकिन वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल। तो इसको हम क्या लिखते हैं? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। ये हमारा क्या होता है? बलागुण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी काफ़ी सारी हैं। देखो इस चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं जिनकी लैंग्वेज हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लैंग्वेज हैं। वो लैंग्वेज हम बाद में आपको या तो हो सकेगा किसी दिन हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उनकी लैंग्वेज भी नोट कर लेना कि हमें क्या लिखना है, या फिर जब स्कूल खुलेंगे तब हम लैंग्वेज प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अदर जो लोग यूट्यूब में हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लैंग्वेज प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय और वगैरह वगैरह। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।